सो ही गाइस, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा आज वीडियो लेके आया हूँ जो हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट से संबंधित। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा भैया, अभी जो एक आपकी इंडियन आर्मी में DGEME के थ्रू ग्रुप सी की कुछ पोस्टें आई हैं। पोस्ट हमारी 625 टोटल पोस्टें आई हैं। आज मैं आप सभी को उन 625 पोस्टों के बारे में हर एक जानकारी आपको बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसका आवेदन कैसे करना है, या इसका आवेदन आप ऑफलाइन मोड में करेंगे कि ऑनलाइन मोड में करेंगे। सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मालूम होने वाली है। तो आपको हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि जब आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ समझ आने वाली हो। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ के बारे में जानकारी दूं तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा दोस्त, ये इंडियन आर्मी DGEME के थ्रू पोस्ट आई है, जो हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 625 है। ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें कई सारे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे दोस्त लोअर डिवीजन क्लर्क की यानी LDC की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, MTS की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ट्रेड्समैन की पोस्ट है, फायरमैन की है, और भी कई सारी पोस्ट हैं दोस्त। तो उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया इसका फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो फॉर्म दोस्त है, ये फॉर्म पहले से ही चल रहा है, यानी 28 दिसंबर से इस फॉर्म की शुरुआत हो जाती है दोस्त। ये फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हुआ था? 28 दिसंबर से। 28 दिसंबर से इस फॉर्म की शुरुआत हो गई थी, यानी 28 दिसंबर से इस फॉर्म को भरा जा रहा है पहले से ही। और 17 जनवरी, जो 17 जनवरी है आपकी, इसकी वो लास्ट डेट है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है? 17 जनवरी 2025। 17 जनवरी 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक समझ लेनी है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन सी इसमें पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो याद रखिएगा, इसमें ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। किसकी पोस्ट है दोस्त? ग्रुप सी की पोस्ट है। कैसी पोस्ट है यहाँ पे? तो याद रखिएगा, यहाँ पे दोस्त पोस्ट है हमारी ग्रुप सी की। ग्रुप सी की हमें यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ग्रुप सी की यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। ये हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वो आपको बताएंगे अभी कहाँ से कैसे आपको फिल करना है दोस्त। तो इसकी टोटल पोस्ट कितनी है? तो टोटल पोस्ट है हमारी 625। 625 टोटल पोस्ट हैं। इन 625 पोस्ट में अलग अलग प्रकार के जॉब्स हैं दोस्त, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है दोस्त, इसके लिए बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अप्लाई का माध्यम रहेगा वो रहेगा आपका ऑफलाइन। क्या रहेगा भैया? ऑफलाइन माध्यम इसका रहेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको ऑफलाइन कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अब हम इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा दोस्त, इसमें जो बच्चों का चयन होगा उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो याद रखिएगा, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत आसान है और आप आसानी से इसको कर भी सकते हैं दोस्त। इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा दोस्त, इसमें सबसे पहला जो इसमें रहेगा रिटन एग्जाम रहेगा। क्या रहेगा? रिटन एग्जाम रहेगा। क्या रहेगा? रिटन एग्जाम रहेगा। दूसरे नंबर पे जो हमारा रहेगा दोस्त, दूसरे नंबर पे याद रखिएगा, इसमें स्किल टेस्ट भी होगा। क्या होगा? स्किल टेस्ट रहेगा। और कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जैसे हमारी फायरमैन की है और हमारी ट्रेडमैन की है, तो इसमें स्किल टेस्ट भी होगा दोस्त। और कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी थोड़ा सा देखने को हमें मिलेगा, जैसे कुछ वजन वगैरह उठा के हमें कुछ मीटर की दौड़ यहाँ पे कराई जा सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो टेस्ट वगैरह हैं दोस्त, ये जॉब के अकॉर्डिंग होंगे, यानी जैसे ट्रेडमैन वगैरह हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी आप जॉब करने जा रहे हैं उनसे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, वही चीज़ें वहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी। अब जो तीसरे नंबर पे हमारा आता है, तीसरे नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तीसरे नंबर पे जो आता है सिलेक्शन का प्रक्रिया, वो हमारा आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं दोस्त ड्यूरिंग
एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, यानी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस टाइम पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। जब आपका डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अब जो चौथे नंबर पे होता है वो हमारा होता है मेडिकल टेस्ट। ये मेडिकल टेस्ट भी इसमें होता है, वो इसलिए होता है दोस्त, ये देखने का प्रयास किया जाता है कि आप क्या पूरी तरह से फिट हैं, यानी जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं क्या उसके लिए आप लायक हैं। तो यहाँ पे आखिरी यानी चौथे स्टेप पे हमारा क्या होता है दोस्तों, चौथे स्टेप में हमारा होता है यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, चौथे स्टेप पे हमारा होता है यहाँ पे, चौथे स्टेप पे हमारा रहता है मेडिकल। क्या रहता है दोस्त, मेडिकल टेस्ट रहता है, यानी यहाँ पे मेडिकल वगैरह भी लिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको सिलेक्शन प्रक्रिया बता दी और मैंने आपको बताया कि ये आर्मी DGEME के तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपकी हैं दोस्त, वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 625। ये ग्रुप C के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई है। अब हम आपको बताएंगे कि इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है, यानी जो आप फॉर्म वगैरह भरेंगे वो किस माध्यम से भरेंगे, आप ऑनलाइन भरेंगे कि ऑफलाइन भरेंगे। तो याद रखिएगा ये फॉर्म जो भरा जाएगा वो आपका ऑफलाइन मोड से भरा जाएगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑफलाइन मोड से आपको फॉर्म भरना कैसे है। तो ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो आपका ऑफलाइन मोड से भरा जाएगा। याद रखिएगा ये फॉर्म पहले से ही शुरू है दोस्त, 28 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो गई थी इस फॉर्म की भरने की, और 17 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। 17 जनवरी 2025 इसकी क्या है, लास्ट डेट है। यानी लास्ट डेट को देखते हुए ही आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब हम कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात कर लें। थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए ना, एज रिलैक्सेशन वगैरह। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भैया। एज रिलैक्सेशन कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है और क्या इसकी एज क्राइटेरिया है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास। भारतीय सरकार के द्वारा यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो व्यक्ति OBC से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल की छूट दी जाती है एज में। और जो व्यक्ति SC या ST से बिलोंग करते हैं, किससे, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट से बिलोंग जो करते हैं, उनको 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई कैंडिडेट PWD का है यानी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है, वो अनरिजर्व से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, अनरिजर्व से बिलोंग करता है, तो उसको 10 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। कितने साल की, 10 साल की छूट दी गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर कोई कैंडिडेट हमारा PWD से बिलोंग करता है और वो OBC कैंडिडेट है, वो OBC से बिलोंग करता है और वो भी PWD है, तो याद रखिएगा उसको 13 साल की यहाँ पे छूट दी गई है एज में। और अगर बात करें हम PWD, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा भी है जो PWD है और इसके साथ साथ वो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको छूट दी गई है भैया यहाँ पे 15 साल की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं, यानी एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही जॉब कर चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं या उनके जो बच्चे वगैरह हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट्स के रूल वगैरह होते हैं उन रूल्स के हिसाब से उनको क्या किया जाता है भैया, उनको छूट दी जाती है एज में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन के तरफ चलते हैं भैया। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आप सभी के सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं वैकेंसी के बारे में दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा होगा, यूनिट लिखा है। क्या लिखा है भैया, यूनिट। यानी यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि कौन सी यूनिट में कितनी पोस्ट हैं और वो यूनिट कहाँ है। तो देखिएगा, मेरी एक यूनिट है जिसका नाम है कमांडर हेडक्वार्टर बेस वर्कशॉप ग्रुप EME मेरठ कैंट CO 5
110 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश, इसका ये पिन कोड दे रखा है। जो आपका ये जहाँ भी कमांडेंट है दोस्त, इस कमांडेंट में अगर कोई भी बंदा फॉर्म भरता है तो वो हमारा जॉब कहाँ पाएगा दोस्त, मेरठ में जॉब पाएगा। मेरठ कहाँ है आपका, यूपी में, यानी वो यूपी में जॉब पाएगा। और यहाँ पे दे रखा है कि किस किस चीज़ की यहाँ पे पोस्ट दे रखी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपकी इलेक्ट्रीशियन की 1 है। आई बात समझ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। आपकी जिस प्रकार से क्वालिफिकेशन हो, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो, आप उसी के अनुसार अपना फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि ये मौका आया दोस्त, इस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगली देखिए यहाँ पे है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की एक पोस्ट है जो आपकी आगरा उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पे जॉब देखने को मिलेगी। इसमें करना क्या है, टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड होना चाहिए भैया। इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, 1 यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको पूरा यहाँ पे ये बायोडाटा प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा बायोडाटा मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखिएगा यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की है, स्टोर कीपर की है, फायरमैन की है, बार्बर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, फिटर की भी है, मशीनिस्ट की है, वेल्डर की है, टिन की है, और भी काफ़ी सारी वैकेंसी है। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो, जो भी आपको के पास डिप्लोमा हो, आप उसी के अनुसार अपना फॉर्म फिल करिएगा। अभी मैं आपको फॉर्म फिल करना भी सिखाऊंगा, बस हमारे साथ आपको अंत तक बने रहना है। ये देखिए सभी वैकेंसी आपको नज़र आ रही होंगी दोस्त, सारी की सारी वैकेंसी आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आपको एमटीएस की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी, कुक की भी देखने को मिल जाएगी, वाशरमैन की देखने को मिल जाएगी, और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपके देखिए एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ से आप इनको पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक, अब मैं मेन चीज़ पे चलेंगे। अब हम बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी जो बंदा फार्मासिस्ट का फॉर्म भरेगा उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भैया, कोई मेल या फीमेल कैंडिडेट अगर फार्मासिस्ट की पोस्ट पे फॉर्म भरता है तो उसके पास, याद रखिएगा, उसके पास बोर्ड 10th और 12th पास होना चाहिए। 10th और 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ उसके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। किसका, फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए। और फार्मेसी का डिप्लोमा ऐसी जगह से होना चाहिए जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया गया हो। ऐसे कॉलेज से करना है आपको जहाँ का वहाँ मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो। ठीक, फिर अगली जो पोस्ट आती है इलेक्ट्रीशियन की, ये इलेक्ट्रीशियन वो होगा भैया जो हाईली स्किल्ड होगा। हाईली स्किल्ड, इसने क्या क्या कर रखा होगा, 10+2 यहाँ पे उस मतलब उसने पास कर रखा हो, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ इसने ITI से डिप्लोमा भी कर रखा हो उस ट्रेड से संबंधित। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला आता है हमारा, अगली पोस्ट आती है इलेक्ट्रीशियन पावर हाईली स्किल्ड। इसमें आपको देखिएगा देखने को मिलेगा भैया, इसमें भी आपको यही सेम चीज़ देखने को मिलेगी। आपके पास 10+2 होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए ITI का। फिर अगली पोस्ट है टेलीकॉम मैकेनिक। टेलीकॉम मैकेनिक में हाईली स्किल्ड व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास कौन कौन सी मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो याद रखिएगा उसने NCBT यानी देखिए ITI जो होता है ना, ITI हमारा 2 प्रकार से होता है। एक होता है SCBT यानी जो राज्य से जुड़े होते हैं, और एक होता है NCBT यानी जो केंद्र से जुड़े होते हैं। यानी पूरे NCBT वाले जो बंदे होंगे ना, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हैं, और SCBT वाले में थोड़ी दिक्कत देखने को मिल जाती है दोस्त। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगली पोस्ट आती है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक। इसकी जो पोस्ट है दोस्त, इसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे 10+2 तो पास होना ही होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे दोस्त मोटर मैकेनिक की आपके पास ITI की ट्रेड भी होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास BSc होना चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है हमारा व्हीकल मैकेनिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल। इसमें आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पे आपके पास 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी 10+2 पास आउट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने
ITI से क्या किया हो, मोटर मैकेनिक का ट्रेड यानी मोटर मैकेनिक ट्रेड से आपने डिप्लोमा भी किया हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही कई सारी यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, आप उन वैकेंसी के अनुसार अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं दोस्त। फिर अगला आता है हमारा ड्राफ्टमैन है, इसकी भी आप वैकेंसी देख सकते हैं। ड्राफ्टमैन जैसे जो है आपका ड्राफ्टमैन, तो यहाँ पे आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास इसका डिप्लोमा भी होना चाहिए। आई बात समझ, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर वही स्टेनोग्राफर का है दोस्त, वही हमारा मशीनिस्ट का है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन हो आप उसी के अनुसार अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्त, उसी के अनुसार आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आ गई होगी बात इतनी आपको समझ, तो हम आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहाँ पे हम सैलरी के बारे में भी बात कर लेते हैं, पे स्केल के बारे में। देखिए पे स्केल जो है वो हमारा 7th पे स्केल है, 7th पे स्केल के अनुसार आपको सैलरी वहाँ पे दी जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है पोस्ट एट सीरियल नंबर 2A, सीरियल नंबर 2A पे जो आपकी पोस्ट है वहाँ पे आपको लेवल पे के हिसाब से आपको वहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी, यानी 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक की आपको सैलरी देखने को मिलेगी भैया। तो यहाँ से आप सैलरी वगैरह भी देख सकते हैं। उसके बाद हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से 25, 18 से 25 आपकी उम्र होनी चाहिए। पर याद रखिएगा, और जो हमारे फायर इंजन ड्राइवर हैं उनकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 30 साल तक, और जो कैंडिडेट है उनकी 18 से 25 होनी चाहिए, और जो फायर इंजन ड्राइवर हैं उनकी एज 18 से 30 होनी चाहिए। और जो SC ST OBC अन्य कम्युनिटीज़ जो हैं जिनको छूट मिलती है वो छूट इसमें जोड़ी नहीं गई है, यानी जो नॉर्मल कैंडिडेट यानी अनरिजर्व कैंडिडेट जो है वो 18 से 25 होनी चाहिए। अब जो ऐसी कम्युनिटीज़ है जिनको छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन मिलता है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि 13 साल की छूट, 10 साल की छूट ये मिलती है, सारी चीज़ें तो हम पहले से ही बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए फायरमैन की वैकेंसी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर की भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो इसमें क्या होता है भैया, फिजिकल मेजरमेंट क्या रहना चाहिए। तो देखिए जो आपकी हाइट वगैरह है ना, हाइट आपकी बिना जूते पहने यानी विदाउट शूज आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। आई बात समझ, नहीं आई आपको समझ, तो 165 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, वो भी बिना जूते पहने हुए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और जो आपका सीना होना चाहिए वो 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाव के। जब आप सीने को फुलाते हैं तो आपका सीना 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, और आपका जो वजन है ना वो वजन आपका 50 किलोग्राम जरूर होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे फिटनेस इंडोरेंस टेस्ट, यानी आपकी क्षमता के बारे में भी यहाँ पे जांच की जाती है। कैरिंग अ पर्सन ऑफ 63.5 किलोग्राम टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड। आपको 96 सेकेंड के अंदर अंदर 183 मीटर एक 63.5 किलो का वजन उठा के चलना होगा, इसमें इंडोरेंस की अगर हम बात करें तो। और याद रखिएगा पॉइंट नंबर सेकंड पे कह रहा है कि 2.7 मीटर आपको क्या करना होगा, जंप भी करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपको यहाँ पे चढ़ाई भी करनी होगी, यानी क्लाइंबिंग भी करनी होगी विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड फीट के हेल्प से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भैया इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पढ़ लेना, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विद द सेल्फ एड्रेस्ड इनविलॉप। देखिए आपके पास सेल्फ एड्रेस इनविलॉप आपको लेना पड़ेगा, जिसकी यहाँ पे साइज दे रखी है। साइज होनी चाहिए उसकी 10.5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर, यानी उसकी साइज इतनी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक समझनी है, क्योंकि जो आप लिफाफा खरीदते हैं ना उसकी साइज बहुत मायने रखती है। और याद रखिएगा जो आप लिफाफा खरीदेंगे, जिस लिफाफे के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे उसके ऊपर पोस्टल स्टैंप भी लगा होना चाहिए, 5 रुपये का, 5 रुपये वाला पोस्टल स्टैंप भी लगा होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में भेजेंगे वो किसके थ्रू आपको भेजना है, ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेजना है। ऐसा मत करिएगा कि आप कुरियर के थ्रू भिजवा दीजिएगा। कुरियर के थ्रू अगर आप भिजवाएंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुंचेगा। तो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट यानी आपके पड़ोस में जो डाकखाना वगैरह है वहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका जिस भी कमांडेंट के लिए आपने उस एप्लीकेशन में डिटेल डाली होगी उस कमांडेंट तक वो आपका एप्लीकेशन पहुंचा देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, अगर आपका एप्लीकेशन 17 जनवरी के पहले पहुंच जाता है तब तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर यही 17 जनवरी के बाद पहुंचता है तो वो आपका एप्लीकेशन बेकार है, व्यर्थ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये भी साफ तौर पर बताया गया है कि एक बार जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं किसी भी शर्त पे। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो सके। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्त, तो आपको हमारे साथ देखते रहना है। ये पूरा मैं आपको नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे भैया, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जो आपका पेपर वगैरह होगा उसका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपके यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके 25 आएंगे। वो 25 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के होंगे। और यहीं पे जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 25, वो भी 25 नंबर के ही आपके रहेंगे। फिर आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के क्वेश्चन 25 आएंगे, वो भी आपके 25 नंबर के ही होंगे। और यहाँ पे ट्रेड स्पेसिफिक के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जिस ट्रेड में आपने फॉर्म भरा है उस ट्रेड से संबंधित भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। वही 50 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के होते हैं, यानी टोटल मिला के टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं और टोटल नंबर भी 150 होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास अभी मैंने बताया स्टोर कीपर की भी पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है। तो उनके लिए अलग अलग पेपर पैटर्न है दोस्त। अगर हम स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी जिसको बोलते हैं, या स्टेनोग्राफर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25, जो आपके 25 नंबर के होंगे। और यहाँ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 25, जो आपके 25 नंबर के होंगे। फिर आता है हमारा जनरल इंग्लिश, यानी जो सामान्य इंग्लिश होती है उसके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो भी 50 नंबर के। फिर आगे आता है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, इसके क्वेश्चन 50 आपको देखने को मिलेंगे, वो भी 50 नंबर के। यानी कुल मिला के टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, वो भी 150 नंबर के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करेंगे भैया यहाँ पे अगली जो पोस्ट है हमारी, अगली जो पोस्ट है कुक की, यानी खाना बनाने वाले की, बार्बर की, बासरमैन की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, या ट्रेडमैन मेट की। उनमें कौन सा पेपर होगा, क्या उसका पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको 50 देखने को मिलेंगे, ये 50 नंबर के आपके होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी आपके 50 नंबर के होंगे। फिर जनरल इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी आपके 25 नंबर के होंगे। फिर आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, वो आपके 25 नंबर के होंगे। यानी कुल टोटल क्वेश्चन भी आपके 150 और टोटल नंबर आपके 150। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे आगे, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं दोस्त। अब यहाँ पे आपको समझना है दोस्त, जो भाई लोग SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, यानी SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा वो अगर किसी भी चीज़ का रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं दोस्त, तो उनके लिए ये फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पे। इस फॉर्मेट को आपको भरवा के इसमें अटैच करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगा, यहाँ से आप इसको भरवा सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी क्या है भैया, PDF है, तो यहाँ से आप इसको भरवा सकते हैं। और जो भाई लोग OBC से बिलोंग करते हैं, यानी अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको ये वाला फॉर्म भरना है, उनको ये वाला फॉर्म भरना है और इसको पढ़ भी लेना है। आई बात समझ। और यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो वगैरह भी अटैच कर लेनी है जब इस फॉर्म को भरेंगे। और यहाँ पे आपको साइन वगैरह भी कराने, जैसे आप तहसील से बनवा रहे हैं तो वहाँ पे तहसीलदार के होंगे, या
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के होंगे या डिप्टी कमिश्नर के होंगे, जहाँ से भी आप बनवाएंगे उन्हीं के यहाँ पे साइन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा गौर से, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरी आती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो जिन भाइयों के पास ईडब्ल्यूएस है या जो ईडब्ल्यूएस के थ्रू रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो उनको ये वाला फॉर्म भरना होगा। उनको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? ये वाला फॉर्म भरना होगा। और इस फॉर्म में सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आपको साइन कराने होंगे, या तो तहसीलदार से, यानी तहसील से बनवा रहे हैं तो तहसीलदार के यहाँ पे साइन वगैरह होंगे। और यहाँ पे आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज यानी नई पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है। फिर हम आगे बढ़ेंगे भैया। अब यहाँ से हमारा जो शुरू होता है वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ से आपको समझना है हर एक चीज़ विधिवत रूप से, प्यार से। यहाँ से हमारा क्या होता है भैया, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है। देखिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप बाई टाइपिंग यानी कंप्यूटर के थ्रू भी भरवा सकते हैं, और आप अपने हैंड राइटिंग से भी भर सकते हैं। याद रखिएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑफलाइन भरेंगे तो आपको सारे के सारे आपको कैपिटल लेटर में ही सारी चीज़ें फिल करनी है। क्या चीज़ें फिल करनी है? कैपिटल लेटर में ही सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे चिपका देनी है, यानी लगा देनी है। जो आपकी रिसेंट कुछ ही समय पहले की जो पासपोर्ट साइज फोटो है, यानी जो न्यू फोटो है, उसी को आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है भैया, यहाँ पे देखिए एक कॉलम आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ लिखा है DABP एडवर्टाइजमेंट नंबर। इस कॉलम में आपको क्या भरना है, मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ आपको। इस कॉलम में आपको याद रखिएगा, इस कॉलम में आपके पास देखिए ये सामने एक नंबर नज़र आ रहा होगा, ये वाला नंबर। तो ये वाला जो नंबर है ना हमारा, यही वाला नंबर आपको कॉपी करके यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यही वाला नंबर आपको कॉपी करके इस जगह पे फिल कर देना है, जहाँ पे लिखा है, जहाँ पे क्या लिखा है, DABP एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो इसी कॉलम में आपको यहाँ पे भर देना है। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दे रखा है टू यूनिट एड्रेस एज मेंशन्ड एट पैरा नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट। देखिए जिस भी यूनिट से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस यूनिट का आपको यहाँ पे नाम डालना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि भैया यूनिट कौन कौन सी हैं, तो मैं ऊपर आपको ले चलता हूँ, उसी के अनुसार आपको वहाँ पे फिल भी करना है। अब यहाँ से समझिएगा, जैसे मेरे को भैया इस यूनिट से फॉर्म भरना है, इस यूनिट से हमें फॉर्म भरना है, तो इस यूनिट का क्या नाम है, ये सारी ये कि मैंने जो कॉलम बनाया ना, इस कॉलम के अंदर जितनी भी डिटेल है, ये सारी डिटेल आपको उठा के वहाँ पे लिखनी है। लिखना है कमांडेंट 510 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश, और उसके आगे आपका पिन कोड दे रखा है उसी जगह का, वो भी आपको वहाँ पे फिल कर देना है। ये चीज़ें उठा के आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, ये चीज़ें उठा के आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। पर याद रखिएगा जो आपकी क्वालिफिकेशन हो उसी के अनुसार आपको भरना है। ऐसा नहीं कि दोस्त कि ऐसे कमांडेंट से आप भर दीजिएगा और कि वहाँ पे आपके अनुसार कोई क्वालिफिकेशन भी ना हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप ये भी देख लीजिएगा कि आपके पास क्या वो क्वालिफिकेशन है, या जिस कमांडेंट में आप भर रहे हैं, जिस कमांडेंट में आप भर रहे हैं, क्या उस कमांडेंट में वो वैकेंसी है वो कि नहीं है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जो चीज़ अभी मैंने बताई थी ना, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जिस कमांडेंट से आप भरना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 1 पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 1 पे आपको आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 1 पे कह रहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर अलोंग विद यूनिट एज मेंशन्ड एट पैरा 1 ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यानी यहाँ पे किस पोस्ट से संबंधित, किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं ट्रेडमैन मैट्स से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर में, स्मॉल नहीं कैपिटल लेटर में आपको ट्रेडमैन मैट यहाँ पे डाल देना है, और किस यूनिट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूनिट से आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उसी यूनिट का आपको नाम भी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जब मैं अगले पॉइंट पे बढ़ूँगा,
यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट का क्या नेम है, कैंडिडेट का नेम क्या है। तो कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पे भरना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स में आपको कैंडिडेट का नेम भरना है, बढ़िया बढ़िया राइटिंग में, ठीक। कैपिटल लेटर में आपको कैंडिडेट का नेम भरना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर अगला है हमारा फादर और हस्बैंड नेम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है, वो भी कैपिटल लेटर में। किस लेटर में? कैपिटल लेटर में आपको पिताजी का नाम भी अपने डाल लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा आता है भैया, मदर्स नेम यहाँ दे रखा है। इस मदर्स नेम में आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको अपनी माताजी का नाम फिल कर लेना है दोस्त, वो भी किस लेटर्स में? कैपिटल लेटर्स में, यानी बड़े अक्षरों में आपको भरना है। फिर पॉइंट नंबर 4 देखिए आपके सामने दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ यानी DOB। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 12, तो यहाँ 12 भरेगा, फिर यहाँ भरेगा 08 और फिर यहाँ भरेगा 2003। तो आपको ऐसे अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है, ठीक। अब डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, लिखा है एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए आपकी जैसे मान लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ 12/8/2003 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 12/8/2003 है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 17 जनवरी 2025 है। 17 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो इस 12/8/2003 के अनुसार 17 जनवरी 2025 को आप कितने साल के या कितने महीनों के या कितने दिन के आप हो जाएंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। वो चीज़ यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है, यानी कितने साल के आप हो जाएंगे, कितने महीनों के हो जाएंगे, कितने दिन के हो जाएंगे, ये चीज़ आपको फिल कर लेनी है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ दोस्त कि आपको ये कहाँ से चेक करना है कि हम कितने साल के हो गए हैं। तो आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको लिखना है एज कैलकुलेटर। क्या लिखना है? एज कैलकुलेटर। उसी एज कैलकुलेटर जैसे ही आप लिखेंगे ना गूगल पे, तो एज कैलकुलेटर आपके सामने वेबसाइट खुल के आएगी। अब उसी वेबसाइट में आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आएगा दोस्त, जहाँ पे लिखा है DOB। उस DOB में आप अपनी जन्मतिथि डाल देंगे, और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा करंट मतलब करंट डेट। करंट डेट में आपको वो तारीख डालनी है जिस तारीख पे ये एप्लीकेशन फॉर्म बंद होगा फिल होना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं से आपको मालूम हो जाएगा कि आप 17 जनवरी 2025 तक कितने साल के हो चुके हैं। फिर यहाँ पे लिखा है नेशनलिटी। आपकी नेशनलिटी क्या है? तो आपको यहाँ पे भर देना इंडियन। क्या भरेंगे आप? इंडियन। आपको यहाँ पे भर देना इंडियन, ठीक। फिर आगे आपसे पूछा है आपका रिलीजन क्या है। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू यहाँ पे भर लीजिएगा, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम भर लीजिएगा, या जो भी आपका रिलीजन हो आप उस रिलीजन को यहाँ पे कैपिटल लेटर में भर दीजिएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्त, ठीक। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8। यहाँ पे देखिए सामने आपके नज़र आ रहा होगा तो भैया कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता क्या है? देखिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जिस एड्रेस पे हम अभी मौजूदा समय में रह रहे हैं, और परमानेंट होम एड्रेस का मतलब होता है जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। तो अगर आपका दोनों को दोनों सेम है तो आपको दोनों के दोनों सेम ही भर देने हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो परमानेंट एड्रेस आपको अलग भरना है, और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर अलग है आपका तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आपको अलग भरना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिएगा हमारा दोनों के दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे हम डालेंगे विलेज एंड पोस्ट सादत नगर, ठीक। इतना सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना अपने एरिया का, यहाँ पे स्टेट डाल देना कि किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। ईमेल आईडी भैया सब ये सारी चीज़ें आप सही से दीजिएगा, सही से भरिएगा। फिर पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पे समझना है आपको। पॉइंट नंबर 10 कह रहा है कैटेगरी अनरिजर्व SC ST OBC EWS अनरिजर्व ESM प्लीज इनक्लोज फोटोकॉपी ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट। आप अगर SC ST OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना होगा दोस्त। क्या देना होगा? सर्टिफिकेट देना होगा। जो सर्टिफिकेट अभी मैंने आप सभी को दिखाए थे वही सर्टिफिकेट आप
आपको क्या करने हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी उनकी फ़ोटोकॉपी आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर 11वें नंबर पे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। 11वें नंबर पे कह रहा है कि इफ़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट इन फिजिकली हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी, अगर आप PWD कैटेगरी से हैं, ठीक, PW कैटेगरी से हैं तो आपके PWD में अगर कोई भी इन चीज़ों से संबंधित दिक्कत है तो वो कितने परसेंटेज में दिक्कत है, ये सारी आपको बातें यहाँ पे फिल करनी है। और इसके साथ साथ आपको PWD का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अटैच करना है, यानी PWD का जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे अटैच करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आता है हमारा एक्स सर्विसमैन के लिए। तो एक्स सर्विसमैन जो भी है भैया, एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल दे देनी है कि कितने साल तक सेवा दी है किसी भी, मतलब किसी भी आर्मी के, यानी कितने साल तक, कितने दिन तक या कितने महीनों तक आपने सेवा दी है फोर्स में रह के, और कब आपका रिटायरमेंट हुआ था। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए हैं, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 13वें नंबर पे लिखा है डिटेल्स ऑफ एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है एज रिलैक्सेशन की, किस चीज़ का आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, SC ST का या OBC का या EWS का, जो भी आप डालेंगे यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर पॉइंट नंबर जो 14 है हमारा, वो क्या कहता है देखिएगा और से, यहाँ लिखा क्वालिफिकेशन। देखिए जो भी, जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, वही क्वालिफिकेशन के अनुसार ही आप फॉर्म फिल करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है और आप फॉर्म फिल कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको फिल करना है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप 10th से उस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10th क्लास 10th डाल देना है, और यहाँ पे किस साल में आपने पास किया है वो डाल देना है, कौन सा आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी थी, स्कूल का नेम यहाँ डाल देना है, और आपने कितने % नंबर पाए थे हाई स्कूल में, और आपकी कौन सी डिवीज़न या कौन सा ग्रेड था, ये चीज़ डाल देना है। अगर आप इंटर भी कर रखे हैं तो इंटर यहाँ पे डाल दीजिएगा, इंटर मतलब 12th डाल दीजिएगा, और यहाँ पे किस साल आपने 12th पास किया है वो डाल लीजिएगा। यहाँ पे आपका स्कूल का नेम या बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो डालना है आपको, और आपके 12th में नंबर कितने आए थे वो यहाँ पे आपको फिल करने हैं, और आपको कौन सा डिवीज़न यानी कौन सी ग्रेड मिली थी ये चीज़ भी आपको डालनी है। अगर किसी के पास डिप्लोमा वगैरह ITI वगैरह है तो यहाँ पे आप ITI डाल सकते हैं, NCBT या SCBT से जो भी हो, और यहाँ पे किस साल आपने ITI पास किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी यानी इंस्टीट्यूट कौन सा था, कितने नंबर आपने पाए हैं, या आपकी डिवीज़न या ग्रेड क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। और देखिए मैंने अभी आपको बताया था फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी दिखाई थी, तो फार्मासिस्ट में क्या मांग रहा था भैया, डिप्लोमा मांग रहा था फार्मेसी का। तो यहाँ पे आपको नेम एग्जामिनेशन में डाल देना डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, कितने साल, किस साल में आपने पास किया, किस कॉलेज से किया आपने वो डालना है, कितने नंबर आपके आए हैं, क्या ग्रेड थी, ये सारी चीज़ें आपको अपने अनुसार फिल कर लेनी है दोस्त। जो जो क्वालिफिकेशन आपके पास हो उसके अनुसार आप फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, जो चीज़ आप इन सभी कॉलम्स में फिल करते हैं, जो भी चीज़ आप इन सभी कॉलम्स में फिल करते हैं, उनकी आपको फ़ोटोकॉपी ज़रूर इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है एक्सपीरियंस। अगला पॉइंट आता है एक्सपीरियंस। देखिए कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब तो आप एक्सपीरियंस यहाँ भर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा है ऑर्गेनाइजेशन, कि किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने वर्क किया है या कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ आप वर्क कर रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर या किसी अन्य संस्थान में काम कर रहे थे, उसका आपको यहाँ बायोडाटा देना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट अपॉइंटमेंट, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे थे और कब से आपने काम करना स्टार्ट किया और कब तक आपने काम किया, ये सारी बातें आपको इसमें फिल करना है। और याद रखिएगा उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस डाल देंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अटैच करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे समझिएगा गौर से, अब जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लिखने हैं भैया,
वो इनक्लोजर आपको देना है कि इतने डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, और फार्म डिप्लोमा फार्मेसी है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, और इसके साथ साथ आपको अटैच भी करते यहाँ पे चलना है दोस्त। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा डिटेल्स ऑफ एनी आइडेंटिटी प्रूफ। देखिए आइडेंटिटी प्रूफ में देखिए आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पे आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। पर याद रखिएगा जितनी भी डिटेल आप डालेंगे ना उसका आपको फोटो कॉपी जरूर अटैच करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे आप इसको पढ़ने के बाद डिक्लेरेशन पढ़ लेंगे जब, तो यहाँ पे आपको प्लेस डालना है कि किस जगह से आपने फॉर्म डाला है, यानी किस जगह से आपने फॉर्म भरा है। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव का नाम डाल दीजिएगा, सिटी में रहते हो तो सिटी का नाम डाल दीजिएगा, किस तारीख को आपने एप्लीकेशन फॉर्म ये भरा था यानी जमा करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी तारीख भी डाल दीजिएगा। और फिर आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट जहाँ लिखा है यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर भी कर लेने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं उनको आपको पढ़ लेना है दोस्त। यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए आपको 2 लिफाफा लाने हैं, आपको 2 लिफाफा लेने हैं मार्केट से, आपको 2 लिफाफा लेने हैं मार्केट से। एक जो लिफाफा रहेगा वो आपका छोटा रहेगा, ठीक। इस छोटे वाले लिफाफे में क्या होगा भैया, आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ठीक। छोटे वाले लिफाफे में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसी एप्लीकेशन फॉर्म को छोटे वाले लिफाफे में रख देना है, ठीक। अब जो बड़ा वाला लिफाफा होगा ना, बड़े वाला लिफाफा, उस बड़े वाले लिफाफा में ये वाला लिफाफा आपका अंदर रख दिया जाएगा। पर याद रखिएगा एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपका बड़ा वाला लिफाफा होगा ना, जैसे मान लीजिएगा ये बड़ा वाला हमारा लिफाफा है, कुछ इतना बड़ा हमारा लिफाफा है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है 2, यानी ये जो आप फॉर्म भेज रहे हैं वो किसके लिए भेज रहे हैं, तो आपको पूरा वो यूनिट का नाम डालना पड़ेगा, कमांडेंट, मेरठ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, ठीक। नहीं समझ आया, आ गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है फ्रॉम, यानी कहाँ कौन भेज रहा है, किसके थ्रू भेजा जा रहा है। यानी फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है कि नेम आपको डाल देना है, और कहाँ से ये आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको मोबाइल नंबर वगैरह डाल देना सही से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और याद रखिएगा जो आपका लिफाफा होगा ना, जिस लिफाफे में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म रखेंगे उसमें आपके पास पोस्टल स्टाम्प भी लगा होना चाहिए। पोस्टल स्टाम्प की एक फ़ोटो वगैरह होती है, वो आपके लिफाफा पे लगी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जितने भी आपने सर्टिफिकेट बताए हैं कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं या इतनी चीज़ें आपने फिल की हैं, तो वो सारे के सारे सर्टिफिकेट की आपके पास फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। वो फ़ोटोकॉपी भी आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा आपके पास 2 फ़ोटो फालतू भी होनी चाहिए, यानी 2 फ़ोटो आपको फालतू उस बॉक्स में आपको रखनी है। जो आपका लिफाफा होगा उसमें आपको 2 फ़ोटोकॉपी नहीं सर, अपनी आपको 2 फ़ोटो भी रखनी है, यानी अपनी फ़ोटो भी रखनी है 2। कितनी फ़ोटो रखनी है, 2 फ़ोटो रखनी है। और उस फ़ोटो के बैकग्राउंड पे यानी पीछे साइड में, फ़ोटो की पीछे साइड में आपको नेम अपना डाल देना। जैसे मान लीजिएगा किसी का नेम है निखिल डाल देगा। उसके बाद लिखना है यहाँ पे सन ऑफ में आप लिख सकते हैं अपने पिताजी का नाम, ठीक। तो ज़्यादातर मतलब पिताजी का नेम ही लिखते हैं लोग, तो आप सन ऑफ जो भी आपके पिताजी का नाम हो वो वहाँ पे फ़ोटो के पीछे आपको लिख लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए अब आपका एडमिट कार्ड वाला सिस्टम आ जाता है भैया। अब एडमिट कार्ड वाला जो आता है इसमें आपको क्या भरना है, इसको भी समझ लीजिएगा, इसको भी आपको भरना है, ठीक। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगा देनी है जो रिसेंट की है, अभी नई है, ठीक। और यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 1 पे दे रखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, कि आप किस पोस्ट पे अप्लाइड कर रहे हैं, किस पोस्ट पे आपने फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिएगा कोई ट्रेडमैन मेट भर रहा है तो यहाँ पे आपको ट्रेडमैन मेट भर देना है, ठीक। और किस यूनिट से आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी यूनिट है, जिस भी यूनिट है वो यहाँ पे आप यूनिट भर सकते हैं, ठीक। इतना करने के बाद तीसरे पॉइंट पे जो देखिए आपके सामने लिखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट,
यानी जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका पूरा नेम आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर पॉइंट नंबर 4 पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ, यानी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्त। अब यहाँ पे लिखा है मदर्स नेम, आपको अपनी माता जी का नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। फिर यहाँ दे रखा है फादर एंड हस्बैंड नेम, आपको अपने फादर का नेम या आपको अपने हस्बैंड का नेम भरना है यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फिर यहाँ 7वें नंबर पे लिखा है कैटेगरी अप्लाइड फॉर, किस कैटेगरी से हैं और किसके लिए अप्लाइड कर रहे हैं, ये चीज़ आपको बतानी है, यानी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है। और फिर यहाँ पे आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी देना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब क्या है कि आपका कौन सा विलेज है, किस गांव में रहते हैं, क्या उसकी तहसील है, क्या उसका पोस्ट ऑफिस है, कौन सा उसका डाकखाना है, किस ज़िले से बिलोंग करते हो, किस स्टेट में रहते हो, आपके गांव का पिन कोड क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें भरने के बाद फिर इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ लिखा है, जो आपके सामने लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, इस पर आपको कुछ नहीं करना है, इस पर वही लोग सारी चीज़ें फिल करेंगे जहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा, जिस यूनिट में आपका एप्लीकेशन ये फॉर्म जाएगा, ये वही लोग यहाँ पे भरेंगे। और ये सारी डेट वगैरह ये भी तुम आपको नहीं डालनी है। यहाँ लिखा है सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर, ये वहाँ पे सिग्नेचर कंट्रोलिंग ऑफिसर ही करेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें मैंने आप सभी को बढ़िया से प्यार तरीके से समझा दी हैं। और मैं दोबारा से आपसे बोल रहा हूँ कि भैया फॉर्म में बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि जब एक बार फॉर्म में गलती कर देंगे तो अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो गुंजाइश नहीं है भैया सुधारने की, ये चीज़ याद रखिएगा। इसका फॉर्म जो है 28 दिसंबर से शुरू हो गया था और इसकी लास्ट डेट जो है ना वो आपकी 17 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है, 17 जनवरी 2025। इसके पहले ही आप फॉर्म ज़रूर जमा कर दीजिएगा, क्योंकि जो डाकखाना वगैरह होता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्त, उसमें थोड़ा फॉर्म पहुंचने में टाइम लग जाता है, तो आप जल्दी से जल्दी करके अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप जमा कर देंगे उतना ही जल्दी आपका फॉर्म पहुंच जाएगा, यानी 17 जनवरी के पहले पहुंच जाएगा। अगर आपका फॉर्म 17 जनवरी के बाद पहुंचता तब उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है दोस्त। इसीलिए फॉर्म जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर लीजिएगा और इस वैकेंसी का फ़ायदा उठाइएगा दोस्त। तो चलिए इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ही तमाम जानकारी आपके सामने समय समय पर लाया करूँगा। चलिए मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।